नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। आज का टॉपिक है मैस्टरैक जेल टू ट्रीट मैस्टिटिस। रिसेंटली नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने एक पॉली हर्बल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन डेवलप किया जिसका नाम है मैस्टरैक जेल टू ट्रीट मैस्टिटिस एंड इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ डेयरी कैटल। देखिए, डेयरी कैटल में इन्फेक्ट होने वाला एक डिसीज है जिसका नाम है मैस्टिटिस। इन्हें ट्रीट करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गुजरात के एक फार्मर से कुछ टिप्स लेके डेवलप किया है मैस्टरैक जेल। तो मैस्टिटिस ट्रीट करने के लिए ये जेल यूज़ किया करेंगे। अब दोस्तों, ये मैस्टिटिस होता कैसा है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैस्टिटिस का मेजर सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम्स तो ये है दोस्तों, कैटल का जो स्तन है या फिर जिसको आडर बोलते हैं, इन्हें टीट्स बोलते हैं, ठीक है, ये फूल जाता है, बेसिकली इन्फ्लेमेट हो जाता है एंड इन्फ्लेमेट होके रेड कलर का हो जाता है। ये है मैस्टिटिस बेसिकली। ये होने के बाद एक कैटल की मिल्क प्रोडक्टिविटी जो है कम हो जाता है एंड मिल्क जो निकलता है उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है एंड जो मिल्क है उसमें क्लोटिंग ज़्यादा होता है, मतलब मिल्क धीरे धीरे जम जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है। तो दो तरह का मैस्टिटिस होता है, एक है कंटेजियस मैस्टिटिस, दूसरा है एनवायरमेंटल मैस्टिटिस। मतलब दो तरह का इन्फेक्शन की वजह से ये मैस्टिटिस होता है। देखिए दोस्तों, ये होता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली हर कैटल के अडर में या फिर टीट्स में बैक्टीरियाज रहता है। कभी कभी क्या हो जाता है ना दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया ये कॉलोनाइज हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा होके इनके टीट कैनाल में घुस जाता है। टीट कैनाल मतलब जहाँ से ये मिल्क निकलता है बाहर। तो इनके टीट कैनाल में बैक्टीरिया कॉलोनाइज होने की वजह से कंटेजियस मैस्टिटिस होता है। दूसरा है एनवायरमेंटल इन्फेक्शन। वो कैसे होता है? देखिए, ये जो गाय है, कैटिल है, ये जहाँ रहता है, हो सकता है कोई फार्म में रह रहा होगा, कोई छोटा सा शेड में रह रहा होगा, जहाँ ये सोते हैं उधर से भी बैक्टीरिया इनके टीथ से अंदर घुस सकता है। इसकी वजह से भी मैस्टिटिस हो सकता है। ठीक है, अब इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है? एक तो दोस्तों, अगर फार्म में है जो मिल्किंग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं इन्हें मिल्क करने के लिए, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस करो, उसको डिसइंफेक्ट करो, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा है कर्लिंग। कर्लिंग मतलब दोस्तों, अगर कोई एक कैटल ज़्यादा ही इन्फेक्टेड हो गया तो उसको अलग करके स्लॉटर करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ताकि दूसरे कैटल में ये डिसीज जो है स्प्रेड ना हो जाए। तीसरा तरीका है पोस्ट मिल्किंग टीट डिसइंफेक्शन। मिल्किंग के बाद टीट को पूरी तरह डिसइंफेक्ट करो। चौथा है ड्राई क्रायोथेरेपी। ड्राई क्रायोथेरेपी मतलब इनकी जो अडर पोर्शन है, स्तन है, इसको हमेशा ड्राई रखना पड़ेगा या कोई एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा, एकदम ड्राई रखे। होता है ना दोस्तों, कुछ डिजीजेज में हमें कुछ एरियाज़ को, हमारे बॉडी के कुछ एरियाज़ को एकदम वाटर फ्री रखना पड़ता है। तो इसी तरह इनके जो अडर पोर्शन है इन्हें वाटर फ्री रखना पड़ेगा। तो ये सब तरीका है इसे प्रिवेंट करने के लिए या फिर इसे एक काऊ को, कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो एनवायरमेंटल इन्फेक्शन होता है, मतलब जहां ये रहता है उधर से, बाहर से जब पैथोजन से इनके अडर में घुसता है, ये जनरली हैपेंस व्हेन द इम्यून सिस्टम ऑफ द काउ इज वीक। जब काउ का इम्यून सिस्टम है जो डिफेंड करते हैं नॉर्मल पैथोजन से, वो जब वीक होता है ना, तभी ये एनवायरमेंटल इन्फेक्शन होता है। मतलब बाहर से जो बैक्टीरिया या कोई और पैथोजन इनके अडर में घुस के इनको मैस्टिटिस हो जाता है, वो तब होता है जब इनकी इम्यून सिस्टम लो होता है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल मैस्टिटिस है वो होता कैसा है? इनके अडर के अंदर ही बैक्टीरिया से वो जब कॉलोनाइज होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, मैस्टिटिस के बारे में बेसिक डिटेल्स तो मैंने आपको बता दिया, कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे इन्हें ट्रीट किया जा सकता है, वो सारी बातें मेरे हिसाब से वही काफ़ी है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों, आपको यह मालूम होना चाहिए इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हमारा देश है। 2018-19 की डाटा ले ले तो हमने 188 मिलियन टन ऑफ मिल्क प्रोड्यूस किया था। अब देखिए दोस्तों, एक कंसर्न है हमारे कैटल सेक्टर में, वो ये है दोस्तों कि देखिए, जब भी कैटल में कुछ भी डिजीज हो जाता है, जो कैटल फार्मर्स है वो डिजीज जल्दी क्योर होने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एंटीबायोटिक्स कितना खतरनाक चीज़ है आप सबको मालूम होगा। अब जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करोगे उतना ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो कैटल्स में ये एंटीबायोटिक्स का ओवर यूसेज की वजह से काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं हमारे कैटल सेक्टर्स में। वो क्या क्या है एक बार चेक करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, इनएडिक्वेट फोकस ऑन टेस्टिंग। देखिए, हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है। अब जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उन्हें रेस्पेक्टिव स्टेट्स जो है कई सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू या फिर मिल्क फेडरेशंस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद इन्हें पैक करके बेचा जाता है घर घर में। तो ये तो नॉर्मल मेथड है। अब देखिए, जो लोकली मिल्क कलेक्ट करते हैं उसका कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं होता है। ये नहीं देखते कि उनमें कुछ एंटीबायोटिक रेसिड्यूज तो है नहीं, तो वो एक कंसर्न है। दूसरा यह है एक्सटेंसिव मिसयूज।
Antibiotics are extensively misused in the dairy sector. Such chemical intensive food leads to antibiotic resistance. देखिए मैंने आपको बता दिया, कैटल में जब भी कोई डिजीज होता है, कैटल फार्मर्स क्या करता है, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स लेके आते हैं, इन्हें खिलाता है, क्योंकि बहुत जल्दी डिजीज क्यूर हो जाएगा। पर देखिए दोस्तों, कैटल में तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा ही होगा ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से। कैटल का दूध जो हम पीते हैं हमें भी तो होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। जितना एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में घुसेंगे ना, उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? देखिए, एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, उन्हें मारने के लिए, है कि नहीं? अब जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में जाएगा, उतना ही आपके शरीर के अंदर जो पैथोजेंस है, उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से भी हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया से फंगस है वो सब मरेगा नहीं, उसके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगा। इसको आप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बोलते हो। तो जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाता जाएगा, उतना ही हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर एंटीबायोटिक्स यूज़ करके कोई डिसीज़ क्योर नहीं होगा, समझे? तो ये प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम ये दोस्तों, हमारे देश में देसी इलाज बहुत होता है। मतलब जब भी कोई साइंस एंड सिम्टम्स कोई भी कैटल में होता है, जो फार्मर्स है वो अपना ही जजमेंट देते हैं और कोई ना कोई मेडिसिन लेके आता है जिसमें एंटीबायोटिक्स होता है, मेडिसिन शॉप से हो तो ईजिली अवेलेबल है कि नहीं? कोई भी मेडिसिन मेडिकल शॉप में जाके पूछिए, कोई भी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स भी हो, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वो पूछते नहीं, वैसे ही दे देते हैं, अलग बात है, ठीक है। फिर क्या है, नॉर्मली जो एंटीबायोटिक्स ये यूज़ करते हैं, इसमें क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स भी होता है जो ह्यूमन्स के लिए भी यूज़ करते हैं। WHO ने ये क्लियरली बोला था, ये जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है उन्हें प्रिजर्व करना चाहिए, उसका अननेसेसरी यूज़ नहीं होना चाहिए। जितना आप अननेसेसरी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर ह्यूमंस में जब ज़रूरत होगा वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कैटल्स है इस दुनिया में। अगर सारे फार्मर्स ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स कैटल्स में यूज़ करेंगे, उसका जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है दूध के थ्रू हमारे शरीर में भी घुस जाएगा और हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो WHO ने ये क्लियरली वार्न भी किया था, ये जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स का यूसेज, बेसिकली अननेसेसरी यूसेज बंद करना है, इन्हें प्रिजर्व करके रखो। और एक प्रॉब्लम यह है, फार्मर्स ऑफन सेल मिल्क वाइल द एनिमल इज अंडर ट्रीटमेंट। जितने भी मिल्क फार्मर्स है या फिर कैटल फार्मर्स हैं, मान लीजिए कोई भी कैटल को डिसीज हो जाता है, वो डिसीज का ट्रीटमेंट चलते वक्त भी वो मिल्किंग करते हैं और ये जो दूध है उन्हें बेचते हैं। अब वो दूध के अंदर तो एंटीबायोटिक्स या कोई भी मेडिसिन कंटेंट तो होगा ही होगा, क्योंकि उनका तो डेली इनकम का सवाल है। वो ऐसे नहीं देखेंगे पूरा डिसीज क्योर हो जाने तो उसके बाद हम बेचेंगे। मैक्सिमम लोग ऐसे करते नहीं, पर ऐसे करने वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो ये भी एक चांस है। फिर वही बात है ईजी अवेलेबिलिटी। आप कोई भी मेडिकल शॉप में जाइए, आपको ईजिली किसी भी तरह का एंटीबायोटिक हमारे देश में मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आप मुझे फॉलो कर पाया। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कॉजेस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ह्यूमंस। वैसे एक क्वेश्चन हमारा टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, फिर भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में इसकी कॉन्सेप्ट क्या है मैंने आपको समझाया था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज़ करने से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके पूरा सोच लिया होगा। अब हम आंसर देखेंगे, एक एक स्टेटमेंट करके चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट, ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, अगर ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो गया, उतना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में जाएगा तो उतना ज़्यादा हमारे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो ऑप्शन 1 इज ऑब्वियसली करेक्ट। फिर पेशेंट्स नॉट फिनिशिंग द एंटायर एंटीबायोटिक कोर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दोस्तों। देखिए, ये तो आपके साथ भी हुआ होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके देते हो सकता है 2 वीक्स के लिए प्रिस्क्राइब किया होगा, और ये हो सकता है एक ही वीक में आप बेटर हो जाते हो, मतलब आपका पूरा डिसीज जो है क्योर आ जाते हो, तो आप बंद कर देते हो, है नहीं। वो कोर्स आप कंप्लीट नहीं करते हो। कभी कभी नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको जितना कोर्स दिया है, मान लीजिए 2 वीक का कोर्स दिया है और 1 वीक में आप बेटर हो भी जाते हो, आपको वो कोर्स कंप्लीट करना है। ये इसलिए बोलते हैं, देखिए आपके शरीर के अंदर जो फॉरेन बॉडीज घुसा होगा वो 90-95% मर गया होगा एंटीबायोटिक से, पर जो बचा होगा थोड़ा बहुत, उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा। तो आप वो कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे, जो पैथोजेंस या फॉरेन वायरसेस वगैरह आपके शरीर में घुसा होगा उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, वो डेवलप हो सकता है इसके बाद। तो इसलिए बोलते हैं हमें एंटीबायोटिक कोर्स हमेशा कंप्लीट करना है। तो दिस इज ऑल्सो ए कोर्स, ठीक है।
नॉट फिनिशिंग द एंटायर एंटीबायोटिक कोर्स कैन ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब तीसरा, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। आप देखिए, ये तो मैंने आपको समझाया था, लाइव स्टॉक मतलब क्या है, कैटल, गोट, शीप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें ओवर यूज करोगे, उसी का दूध आप पीते हो सकता है वो मीट आप खाते होंगे। फिश फार्मिंग, फिश में भी अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिश आप खाते होंगे, तो इससे भी हो सकता है। तो ऑप्शन 3 इज ऑब्वियसली करेक्ट। 14, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ये तो दोस्तों कॉमन सेंस है, जितना कम आप इन्फेक्शन कंट्रोल रखोगे, आपका पूरा हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, उतना ज़्यादा आप डिजीज़ के लिए वल्नरेबल हो, तो दिस कैन बी एन ऑप्शन। 5, पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। ऑब्वियस ये बात है, जितना कम हाइजीन एंड सैनिटेशन आप मेंटेन करोगे, उतना ज़्यादा आप डिसीजेस के लिए वल्नरेबल होगा, आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ेगा। एंड नंबर 6, एब्सेंस ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स बीइंग डिस्कवर्ड। दिस कैन ऑल्सो बी ए कॉज। दोस्तों, जितना एब्सेंस रहेगा एंटीबायोटिक्स का, मतलब देखिए एक ही एंटीबायोटिक या कुछ एंटीबायोटिक्स बार बार यूज़ करते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे शरीर के अंदर उन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हुआ होगा। देखिए, अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक्स डेवलप करना पड़ेगा रिसर्चर्स को, तब जाके हमारे शरीर के लिए अलग अलग तरीके से एंटीबायोटिक्स काम आएंगे। नहीं तो एक ही टाइप का एंटीबायोटिक्स हमेशा यूज़ रहेंगे, तो वो एंटीबायोटिक्स से हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं होगा। बेसिकली हमारे शरीर में जो फॉरेन बॉडीज घुसा वो उन्हें मार नहीं पाएगा। ठीक है, सो बेसिकली द आंसर विल बी ऑप्शन ई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपने आंसर सही दिया होगा। अगर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, इसी तरह हम एक एक क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा सा क्लियर हो जाए। सो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।